Please go ahead. Yes, can you hear me? Yes, you are audible. Yeah. Chandrakant bhai, namaskar, and to the entire team, sir. Sir, अपना जो ये कोल्ड पैनल continuous पैनल का प्रोजेक्ट है, ये इम्प्लीमेंट कब तक होगा सर? When will the commercial production start? And जैसा अंकित भाई ने बोला है कि next year we are expecting the margins, EBITDA margins to be around 10%. So what आप next year के वास्ते along with this continuous panel का project which may come for half the year or 9 months, do you think we can still hope to do the 500 crores or it will be more near 450 crores on the sales side, sir? Thank you. देखो, हमने जो प्रोजेक्शन किए हुए हैं उसमें हमें लगता है कि 500 करोड़ नेक्स्ट ईयर में पॉसिबल है। ऐसा कोई मेजोरिटी अगर इनफैक्ट हमें लगता नहीं है, जिस हिसाब से हमारा कैपेक्स इन लाइन है, हमें लगता है कि जून एंड या नेक्स्ट जुलाई में ये कमीशनिंग हो जाएगा, तो वो वाला प्रोजेक्ट भी हमारा फंक्शनिंग हो जाएगा। तो हमारे पास तकरीबन 8 या 9 महीने हमें मिलेंगे उसके बिजनेस करने के लिए। तो हमें लगता है 40 करोड़ या हो सकता है वो 50 करोड़ भी हो जाए, तो 40-50 करोड़ की टॉप लाइन हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्लस इसके अलावा हमारा कमर्शियल प्रोडक्शन जो है वो भी सेकंड क्वार्टर एंड में या थर्ड क्वार्टर मिड में हम लोग कर लेंगे। तो वो प्रोडक्ट का भी कोई कंट्रीब्यूशन आएगा तो लगता है 500 करोड़ पहुंच भी पाएंगे आसानी से। जी सर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सर, ज्योग्राफिकल स्प्रेड कैसा लग रहा है चंद्रकांत भाई आपको? आपका जो बंगाल में जो इनरोड किए हैं वहाँ पर कैसा रिस्पॉन्स है, एंड आपका साउथ के बारे में क्या आइडिया है सर? करंट ईयर एनीथिंग यू आर लुकिंग एट इन द साउथ? इसमें थोड़े परसेंटेज और वैल्यू के साथ अंकित भाई आपको बताएंगे। ईस्ट का जो बिजनेस है तकरीबन हमारे पिछले साल के बिजनेस के मुताबिक ही रहा है। अराउंड 11% का कंट्रीब्यूशन अभी तक, मतलब 9 महीने की बात करें तो 11% का कंट्रीब्यूशन हमने इस साइड से लिया है। हालांकि साउथ में वो परसेंटेज 2% हमारे थोड़े बड़े हैं। वेस्ट में 9 महीने की कंपेयर करें तो डिपेंडेंसी थोड़ी कम हुई है। जो लास्ट ईयर 63% का शेयर था तो वो वेस्ट में 55 हुआ है। वो हो सकता है मतलब कुछ बड़े प्रोजेक्ट या उसकी वजह से भी हो, अदरवाइज वेस्ट में हमारा डिस्पेस तो हैवी ही है। हमें लगता है जो ईस्ट वाला हमने एक्सपेंशन किया था Q3 में उसका कंट्रीब्यूशन हार्डली 10-15 लाख ही था, उसका ज्यादा नहीं था। ये Q4 में हमें लगता है वो फुल फ्लेज शुरू हुआ है, तो Q4 में वो जो ईस्ट वाला कंट्रीब्यूशन है जो आइस बेस्ड वाला, उसका हमें बेनिफिट मिलना शुरू होगा इस Q4 से। और सर ये नेक्स्ट ईयर अंकित भाई, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कंटिन्यूअस पैनल, व्हाट विल बी द पीक डेट इन द कंपनी सर? वैसे डेट की प्रोफाइल देखे तो हमने एक लोन लिया हुआ है 48 करोड़ का, जो हमने कैपेक्स के टाइम पे हमने बताया था। अभी जो चेन्नई का एक्सपांशन हम कर रहे हैं उसके लिए हमने और 7.5 करोड़ का डेट लिया हुआ है। और अदरवाइज वर्किंग कैपिटल की हम बात करें तो हमारा नॉन फंड बेस की 12 करोड़ की वर्किंग कैपिटल की लिमिट मिला के 52 करोड़ की हमारी एज ऑफ नाउ वर्किंग कैपिटल की लिमिट है। अभी हार्डली हम 20 करोड़ के आसपास या 15 या 20 करोड़ के आसपास का हमारा एज ऑफ नाउ फंड बेस यूटिलाइजेशन है। जी, so after continuous पैनल का प्रोजेक्ट पीक डेट विल बी हाउ मच सर? व्हाटएवर और भी थोड़ा बहुत जो अपन लेंगे, पीक लॉन्ग टर्म डेट, फॉरगेट दी वर्किंग कैपिटल डेट सर, पीक लॉन्ग टर्म डेट कितना रहेगा अपना नेक्स्ट ईयर पीक में सर, और आफ्टर फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंटिन्यूअस लेवल? अब समझो ये 48 करोड़ का ये जो डेट हमने लिया हुआ है, ये और 7.5 करोड़ का ये जो डेट है, इन दोनों के अलावा और कोई डेट अभी बुक्स पे है नहीं। तो जब ये हमारा प्रोजेक्ट फंक्शनिंग होगा समवेयर इन द जून और मे बी जुलाई में हम बोले तो वो पीक के ऊपर हो सकता है। ये दोनों ही अभी हमारी टर्म लोन है। ओके
ओके, तो 60 करोड़ से ज्यादा नहीं रहना चाहिए नेक्स्ट ईयर लॉन्ग टर्म। थैंक यू सर, बेस्ट विशेस सर, थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Tej Patel from Niveshaay. Please go ahead. हेलो 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 सर, नमस्कार। सर मेरे को मार्जिन साइड डाउट था, तो सर आपने वो रीजन दिया है कि प्रोडक्ट मिक्स चेंज होने से इस बार ग्रॉस लेवल पे वो मार्जिन का इम्पैक्ट आया है। तो सर आई गेस मैंने सर वो मिस कर दिया था। आपने क्या बोला सर, वो अमोनिया रेफ्रिजरेशन का ये क्वार्टर 28% जितना कंट्रीब्यूशन था, और उसके पिछले क्वार्टर का कितना था, और ईयर ऑन ईयर वाइज लास्ट दिसंबर क्वार्टर का कितना कंट्रीब्यूशन था अमोनिया का, और आगे जाके हम कितना सर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अमोनिया का कंट्रीब्यूशन रहेगा, ताकि हमको एक मार्जिन का अंदाजा लग पाए। वैसे अमोनिया बिजनेस में इस क्वार्टर में 28% का है। पिछले क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 की बात करें तो लास्ट Q2 जो इमीडिएटली प्रीसीडिंग क्वार्टर था उसमें 10% का कंट्रीब्यूशन था, और उससे पहले Q1 वाला था उसमें अराउंड 14-15% का अमोनिया का कंट्रीब्यूशन था। और पिछले पूरे साल की बात करें तो 10% का कंट्रीब्यूशन हमारा अमोनिया वर्टिकल से था। अमोनिया वर्टिकल में देखें तो एज ऑफ नाउ थोड़ा सा मार्जिन हमारा कॉम्प्रेस दिख रहा है, और ये हमारा कोई प्राइमरी या फोकस किया हुआ सेक्टर भी नहीं है। ईयर ऑन ईयर हम टारगेट करें तो हमने एक टारगेट रखा है कि अराउंड 15% के आसपास का हमारे टॉप लाइन के कंट्रीब्यूशन में अमोनिया वर्टिकल रहेगा, पर कुछ सर्टेन नहीं बोल सकते क्योंकि कभी कभार क्या ये अपॉर्चुनिटी बेस्ड भी होता है। कई बार कुछ प्रोजेक्ट की एंट्री की वजह से हमें दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी या दूसरे बिजनेस में भी बेनिफिट हो सकता है। कई बार अमोनिया वर्टिकल से हमारे दूसरे वर्टिकल की एंट्री या उसमें भी सपोर्ट होता है। तो 5% शायद हियर एंड देयर रहे, पर हम मेजर कंट्रीब्यूशन तो हमारे जो प्रीमियम वर्टिकल है उसको ही फोकस करके आगे जाएंगे। अच्छा, तो हम सालाना मान सकते हैं कि 10 से 15% जितना कंट्रीब्यूशन रहेगा। 15% तो हम मान के चलते हैं, अगर हायर साइड जाए तो शायद 20 जाए। हाँ जी, वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। एमोनिया एक्चुअली टेंडर बेस है, कभी बड़े प्रोजेक्ट ऑर्डर मिलते भी है, कभी लूज भी कर लेते। तो एमोनिया में 15% आप एवरेज पकड़ सकते, ±2-3%, क्योंकि लास्ट ईयर हम लोगों ने 10-11% समथिंग था, उसके अगले 2 साल भी 8-10% की रेंज में ही था। करंट ईयर अमोनिया बिजनेस में बड़े प्रोजेक्ट की वजह से कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो गया, और इक्वली हमारे जो कमर्शियल और कोल्ड रूम बिजनेस है वो थोड़ा सा फ्लैट था, इसलिए अमोनिया का कंट्रीब्यूशन ज्यादा दिखा। अच्छा, ओके समझिए। और सर और एक क्वेश्चन है। हेलो जी हाँ सर, तो सर हमारी वो गाइडेंस फुल ईयर की थी सर, मतलब 30% से हम ग्रोथ करेंगे, उस हिसाब से सर 400 के करीब नंबर आ रहा है। पर हम अगर 9 महीने का गिने तो हमारा अगर लास्ट क्वार्टर में अगर हमको टारगेट अचीव करना तो सर करीब 168 करोड़ के आसपास का है। तो हमारे पास वो इन्वेंट्री है कि हम वो नंबर ला सके, या ये नंबर पॉसिबल नहीं होगा इस साल, या कुछ रिवाइज गाइडेंस में करेंगे हम? अभी लगता है आप जो डाउट कर रहे हो वो हमें भी लगता है कि लास्ट क्वार्टर में इतना बिजनेस 400 तक तो पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हमने आगे भी बोला है 25% ग्रोथ से हम लोग करेंगे, क्योंकि करंट ईयर में कोई नया कैपेक्स का कंट्रीब्यूशन बिजनेस में नहीं आया है, और करंट ईयर में मानसून सीजन भी लंबा चला था, तो हमारे जितने भी पीयर्स है वो सबके रिजल्ट भी उसी अकॉर्डिंग है। तो लगता है 360-380 के बीच में हम लोग क्लोज कर सकते हैं। अच्छा, और सर जो हमारा चेन्नई वाला प्लांट है जो अभी सिविल कंस्ट्रक्शन जहाँ पे स्टार्ट हो गया है, तो सर उसको कितना कंप्लीशन में टाइम लगेगा, और कमर्शियल प्रोडक्शन में वो कब जाएगा? FY26 में स्टार्ट हो जाएगा, या इस पे थोड़ा आप बता सकते हो? हाँ, 9 महीना तो लगेगा, वहाँ पर थोड़ा सा लीगल प्रोसेस लेंथी है, तो FY25 में तो प्रोडक्शन में हो जाएगा, 26 तक नहीं जाएगा। अच्छा, मतलब लास्ट क्वार्टर के करीब हो जाएगा। हाँ, अच्छा, ओके सर, मैं एक फॉलो बैक होगा तो मैं क्यू में आ जाऊंगा। थैंक यू सो मच सर, एंड ऑल द बेस्ट। Thank you. The next question is from the line of Nikhil Chaudhary from Chris Portfolio. Please go ahead. हाय, नमस्ते चंद्रकांत जी, अंकित जी एंड निखिल जी एंड मंदार जी। मेरा आवाज आ रहा है सर? हाँ, यस, आवाज आ रहा है निखिल। यस सर।
हाय सर, मेरे को ये समझना था कि यूजुअली टिपिकल साइज ऑफ एन अमोनिया कॉन्ट्रैक्ट क्या रहता है, मतलब क्या रेंज में होता है, मतलब हाउ बिग, कितना बड़ा होता है एक ऑर्डर? अमोनिया मिनिमम ऑर्डर जो है ना वो 50 लाख से लेके 25 करोड़ तक होता है। वैसे हम लोग अब तक किए वो 25 है। जनरली अमोनिया का प्रोजेक्ट 100 करोड़ तक भी ऑर्डर होते हैं, जो बड़े ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होते हैं, बड़ी डेयरी बोली को। तो हमारे पास जो एवरेज ऑर्डर आप है वो पकड़ मान सकते हैं कि 7-8 करोड़ तक अमोनिया का टिकट साइज होगा करंट ईयर और लास्ट ईयर में। समझ गया सर। एंड अभी के ऑर्डर बुक में अमोनिया का कंट्रीब्यूशन हमारा कितना होगा, लाइक अभी के ऑर्डर बुक में, करंट ऑर्डर बुक में? इसमें तकरीबन 35 से लेकर 40 करोड़ के रेंज में अभी की पेंडिंग ऑर्डर बुक में अमोनिया है। लेकिन ये तो अभी ऑर्डर मिले हैं, उसके एग्जीक्यूशन टाइम ऐसा नहीं है कि ये सारे Q4 में एग्जीक्यूट हो जाएंगे। मोस्टली 20 से 25 करोड़ या हार्डली 30 करोड़ के आसपास का अभी Q4 में डिस्पैच हम प्रोजेक्ट करे थे अमोनिया का हो सकता है, अमोनिया और प्रोजेक्ट बिजनेस को मिला के। ओके, अंडरस्टूड। सर, क्या हम ये स्ट्रैटेजी कर सकते हैं कि अमोनिया, ऑल्दो मैं समझता हूँ कि प्रॉब्ली आपको एक अलग एडिशनल बिजनेस ला सकता है, ओपन कर द अदर वर्टिकल्स, बट इज इट पॉसिबल कि जैसे ये क्वार्टर में हमारा अमोनिया का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया, कैन बी प्रॉब्ली कैसा ऐसा हो सकता है कि कोई भी क्वार्टर में वी नॉट लेट इट एक्सीड लाइक से 15%, बिकॉज मेरे को आपका एग्जीक्यूशन आइडिया नहीं है कि आपके बाकी प्रोजेक्ट्स कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, सो दैट अपना मार्जिन वॉलेटिलिटी सर कंटेन रहेगा। बिकॉज हमारा जो सस्टेनेबिलिटी के साथ 9% 10% आ रहा था वो कभी बिगड़ेगा नहीं, बिकॉज कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वापस कोई आगे वाले क्वार्टर में अमोनिया की वजह से अवर मार्जिन डिप, वो मैं बोल रहा हूँ। एक्चुअली ऐसा कोई एक टारगेट या फोकस करके नहीं चल सकते कि क्वार्टर टू क्वार्टर हम 15% से पे ही अमोनिया को क्लोज करें, क्योंकि वो प्रोजेक्ट बेस्ड होता है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन ऑर्डर के टाइम पे भी दिया जाता है। तो एक आध क्वार्टर होगा, लेकिन फिर अगला क्वार्टर में अमोनिया डाउन भी होगा। ईयरली एवरेज जो है ना वो आप 15% पकड़ सकते हैं। समझ गया सर, समझ गया। आगे जाके भी हम लोग ऐसा, हम अमोनिया को फोकस भी नहीं करते और इग्नोर भी नहीं करते, लेकिन एक हमारा बॉटलनेक था कि हम 1-2 करोड़ से बड़े ऑर्डर नहीं हो रहा था। रेफ्रिजरेशन की कंप्लीट रेंज पूरी करने के लिए हमने अमोनिया शुरू किया था। 6 साल में हमें अच्छा रिस्पांस भी मिला। इनिशियल टाइम में हमारे रेफरेंस क्रिएट करने में, एक कस्टमर की गुडविल अमोनिया वर्टिकल में बनाने में थोड़ा सा ये 5-6 साल लग गया। आगे जाके वहां भी हमें प्रॉफिटेबिलिटी के साथ एक प्रीमियम प्राइस पे हमें ऑर्डर मिलेगा, तब अमोनिया की वजह से हमारा जो बैलेंस शीट में नेट प्रॉफिट है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, ये इक्वली आ जाएगा उनका कंट्रीब्यूशन भी। समझ गया सर। सो बेसिकली फ्यूचर में आगे जाके शायद हो सकता है कि अमोनिया विल नॉट हमारा इतना नंबर्स को इम्पैक्ट नहीं कर सकता है। हाँ, 1-2 साल बाद अमोनिया में अमोनिया से आने वाला जो नेट प्रॉफिट होगा वो और बिजनेस के जैसा हो जाएगा। समझ गया सर, बहुत अच्छा सर, थैंक यू सो मच। निखिल जी, ये जो दूसरा हमारा ये कंटिन्यूस पैनल का जो प्रोजेक्ट है उसमें भी अमोनिया वर्टिकल में एज ऑफ नाउ हम आउटसोर्स करते हैं वो पैनल। तो ये अमोनिया बिजनेस बढ़ेगा तो हमारा जो ये नया प्रोजेक्ट है कंटिन्यूस पैनल का, उसका कंजम्पशन भी बढ़ेगा और उसमें भी वो सपोर्ट करेगा, तो थोड़े से अमोनिया के मार्जिन कंटिन्यूस पैनल के बाद थोड़े से इम्प्रूव भी हो सकते हैं। समझ गया सर, हाँ समझ गया। थैंक यू सो मच सर, विश यू ऑल द बेस्ट, एंड कुछ होगा तो सर मैं क्यू में आऊँगा। थैंक यू। The next question is from the line of Piyush Jain, an individual investor. Please go ahead. Yeah, thank you for the opportunity. Thank you चंद्रकांत भाई, निखिल भाई और अंकित भाई। सर मेरा ये सवाल था कि जैसे हम ग्रोथ अभी हम 20% के आसपास की ग्रोथ तो कर रहे हैं, बट लास्ट ईयर का हमारा मार्च क्वार्टर काफी अच्छा रहा था, तकरीबन हमने 113 करोड़ किया था। तो क्या ये मान सकते हैं कि हम 113 करोड़ के ऊपर भी 25% की ग्रोथ कर पाएंगे? बिकॉज अभी आपने कुछ नंबर बोला शायद कि ये साल हम कुछ 360 या कुछ समथिंग नंबर पे क्लोज करेंगे, तो जरा थोड़ा उसके बारे में बताइए।
हम लोगों ने 360 380 बोला, तो 380 करेंगे तो अगर 3 क्वार्टर का हमारा होता है तो लगता है हम 3 क्वार्टर तो 240 होता है, 3 क्वार्टर 240 होता है। हाँ, ऑर्डर बुक को देख के तो लगता है कि हम लोग लास्ट क्वार्टर में भी 20% के आसपास टॉप लाइन ग्रोथ कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास अभी जो ऑन हैंड ऑर्डर बुक है वो भी अप्रोक्सीमेट 150-170 करोड़ के बीच में। तो आप बोल रहे हैं मतलब 370-80 तकरीबन कर पाएंगे, मतलब लास्ट क्वार्टर में आप बोल रहे हैं 130-40 करोड़ का बिजनेस पॉसिबल। हाँ, वेरी वेल पॉसिबल। ओके। एंड अभी ऑर्डर बुक जो बोल रहे हैं आप 170 करोड़ जो होती है, जनरली ये ऑर्डर बुक कितने महीने की एग्जीक्यूटेबल होती है? मतलब ये 6 महीने की होती है, साल भर की, 3 महीने की, कैसे होता है? इसको कैसे बेचे? प्रोजेक्ट और एमोनिया बिजनेस है वो 7 to 12 मंथ मिनिमम होता है, और कुछ जो छोटे कमर्शियल प्रोडक्ट है वो तो 1-2 वीक का साइकिल होता है। लेकिन ऐसा नहीं, ऑर्डर होने के बाद कस्टमर के भी अपने कई सारे इश्यू है, बैंक लोन या उनका कंस्ट्रक्शन को लेके, तो हमारी जो कमिटमेंट है, जो इन्वेंट्री बनती है उस हिसाब से डिस्पैच हो नहीं पाता है। इसीलिए ऑर्डर बुक को कंप्लीट करने में प्रोजेक्ट को छोड़े तो 45 डेज एवरेज निकल सकता है। और सर हमारा ग्रॉस मार्जिन क्या रहा है इस क्वार्टर का? पिछले 2-3 क्वार्टर से जो मार्जिन में इम्पैक्ट है वो ग्रॉस मार्जिन रिडक्शन की वजह से है, या ग्रॉस मार्जिन इंटैक्ट रहा है बट अदर देन ग्रॉस मार्जिन की वजह से मार्जिन ड्रॉप हुआ? मोटा ग्रॉस मार्जिन आप 9 मंथ या वैसे एन्युअलाइज करके देखेंगे, Q1 देखेंगे तो कभी थोड़ा सा मतलब 2-4% अमोनिया की वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एनुअली देखे तो ग्रॉस मार्जिन के अलावा भी कई सारी इंस्टॉलेशन की कॉस्ट है जो अदर कॉस्ट में आती है, तो उनको कम अप करेंगे। हाँ, मतलब वैसा हमारा मार्जिन हम देखें तो हमारा 28% के आसपास का मार्जिन हम एनुअलाइज 28 या 30% का कंजम्पशन। हाँ, ग्रॉस मार्जिन, उसमें हम वर्टिकल वाइज लेबर की कॉस्ट तो अलग अलग रहेगी, उसको हम ऐड नहीं करते। 28 से लेकर 30% का मार्जिन हम पकड़ सकते हैं। तो मुझे एक दो चीज ये जाननी कि हमने जैसे पास में भी बोला हुआ है कि 2025 में 500 करोड़, फिर शायद 27-28 में हम 1000 करोड़ होगा सोच रहे हैं, तो सर ये ग्रोथ लार्जरी ग्रोथ कहाँ से आएगी? बिकॉज जितना मुझे समझ में आता है, क्योंकि हमारे जो ऑर्डर्स वगैरह होते हैं वो कई बार 1 करोड़, 2 करोड़ के, 5 करोड़ के, 4 करोड़ के, ये छोटे छोटे बहुत ऑर्डर होते हैं। क्या इसमें हमारे पास बड़े ऑर्डर्स वगैरह भी हैं क्या? जैसे कि किसी कंपनी से या किसी डेयरी से या कुछ ऐसा मिला जो 20-25 करोड़ का ऑर्डर है, या कुछ बड़े ऑर्डर्स हैं, या ऐसा कुछ भी है इसमें, या ये छोटे छोटे ऑर्डर मिला के ही बिजनेस बन रहा है? ये नहीं, छोटे बड़े मिक्स होते हैं। बड़े ऑर्डर जो होते हैं हमेशा ऑन हैंड 1-2 ऑर्डर बड़े होते हैं, लेकिन छोटे ऑर्डर भी ज्यादा है, क्योंकि अभी हमारा जो कमर्शियल वर्टिकल है, या तो जो कोल्ड रूम जिसको बोलते हैं हम लोग मॉड्यूलर कोल्ड रूम, वो ऑर्डर की साइज कभी कमर्शियल की देखें तो एक इंडिविजुअल मशीन की साइज वैल्यू 50-70-80 हजार से ज्यादा नहीं है, और मॉड्यूलर कोल्ड रूम 8 to 10 लाख है, लेकिन उसमें ऑर्डर का नंबर ज्यादा होता है ना। आजकल ऐसा हम लोग कोई फार्मास्यूटिकल की बात करें तो हम कई सारे हमारे OEM के साथ काम करते, तो सेम साइज के या तो नियरेस्ट साइज के मल्टीपल ऑर्डर एक ही PO में आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि एक एक करके ही हमें बेचने, एक ही कस्टमर मल्टीपल ऑर्डर है। कोई 5 स्टार 7 स्टार होटल है तो वहाँ एक ही प्रॉपर्टी में 15 to 30 कोल्ड रूम का ऑर्डर होता है, तो ऐसे क्वांटिटी होती है। 1000 करोड़ बिजनेस हमने जब फोरकास्टिंग किया है, वहाँ कमर्शियल रेफ्रिजरेशन और कंटिन्यूस फॉग पैनल जो बिजनेस है वो वॉल्यूम में है, और उसका ऑर्डर साइज हमेशा बड़ा रहेगा। कंटिन्यूस फॉग पैनल का काम होगा, वो अगर एंड यूजर की ओर से ऑर्डर होगा तो वो ऑर्डर की साइज हमेशा 2 करोड़ के आसपास होगी, 2 करोड़ से ऊपर होगी। और कमर्शियल रेफ्रिजरेशन हम पूरा डीलर नेटवर्क पे करेंगे, तो वो बिजनेस इंडिविजुअल ऑर्डर देखेंगे तो वो भी 50 लाख से ऊपर ही होगा। सर बीच में हमने ये भी बोला था कि हम कुछ 200 करोड़ का ही केपेक्स कर रहे हैं,
तो उसके ऊपर क्या अपडेट है, मतलब इज इट स्टार्टेड समथिंग इससे? क्योंकि अभी आपने जो डेट वेट का जो बताया उसमें तो ये समझ में आया कि ये 200 करोड़ वाले केपेक्स का डेट तो अभी शायद इस साल मार्च तक तो नहीं उठने वाला है इसमें। वैसे हमने 200 करोड़ का कैपेक्स ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स हमने प्लान किया हुआ है। करेक्ट 3 इयर्स में करेंगे। तो अभी देखिए कंटिन्यूअस पैनल का एक प्रोजेक्ट आया है, फिर चेन्नई वाला एक प्रोजेक्ट हमने किया हुआ है वहाँ पे, फिर ईस्ट साइड का भी बोला है, ईस्ट साइड में भी हमने किया है, वहाँ पे भी एक सेकंड फेज आएगा। एक बार वहाँ का मार्केट और वहाँ पे थोड़ी सी स्टेबिलिटी या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और प्रोडक्शन के रिगार्डिंग हम देख ले। नॉर्थ साइड पे भी हम प्लान कर रहे हैं, और एक बार ये कंटिन्यूअस पैनल का सक्सेसफुल होता है तो फिर दूसरा प्लानिंग भी हमारे जहन में है, पर वो कब तक, जब तक नेक्स्ट ईयर के दिसंबर तक हमारा उसका एक बार फोरकास्टिंग हो जाए कि नहीं ये वाले प्रोजेक्ट में हम इस हिसाब से जा सकते हैं, तो थोड़ा सा जियोग्राफिकली भी हम अलग से प्लान करेंगे। हाँ, वो मैं समझ गया, पर ये जो 200 करोड़ है ये लार्जली कंटिन्यूअस पैनल की तरफ है या ये ज्योग्राफिकल एक्सपांड जो है वहाँ पे लगेगा? मतलब ये 200 करोड़ का जो नंबर है वो लार्जली कहाँ पे डिप्लॉय होगा? इज इट कंटिन्यूअस पैनल, इट इज समथिंग चेन्नई या ईस्ट में जो कुछ कर रहे हैं? आई थिंक वहाँ तो नंबर स्मॉल है, या नॉर्थ में कुछ करेंगे? ये लार्जली कहाँ पे डिप्लॉय हो सकता है? ये 200 करोड़ जो है वो कंटिन्यूस पैनल के लिए नहीं है। कंटिन्यूस पैनल में तो करीबन 60 करोड़ का ही है कंट्रीब्यूशन। उसके अलावा जो कॉमर्शियल फ्रीजर्स का हम जो काम करने जा रहे हैं, नया प्रोजेक्ट ऑटोमेशन लाइन लगाने जा रहे हैं, वो 15 से 20 करोड़ के बीच में होगा। साथ में जो भारत रेफ्रिजरेशन में जो हमारा सिविल का जो एडिशनल लैंड और हमारा बिल्डिंग का जो इन्वेस्टमेंट है उसमें है, और आगे जाके जो ईस्ट साइड में अभी जो हमने एक पायलट प्रोजेक्ट किया है उसका कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा, और हम अगर वो सब कुछ कन्वीनियंट है तो हम वहाँ भी एक थोड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे। और नॉर्थ साइड में जो अभी हमारा कोई सेटअप नहीं है मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, तो इनिशियली हम थोड़ा कुछ स्टॉक पॉइंट करके वेयरहाउस करके भी कुछ प्लान करेंगे जिसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे, और आगे जाके जैसे अपॉर्चुनिटी है और वहाँ की कंडीशन के हिसाब से हम कुछ डिसीजन लेंगे। तो ये 200 करोड़ सिर्फ कंटिन्यूस पैनल के लिए नहीं है, बाकी हमारे जो ऑन गोइंग फॉरवर्ड 3 साल का जो हमारा एक प्रोजेक्शन है कि हम इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो हो सकता है कि अभी जो डेप्थ की बात चल रही है डेप्थ तो इतना रहेगा, आगे जाके जैसे अपॉर्चुनिटी रहेगी, मार्केट की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो वो हिसाब से हम फंडिंग का प्लान कर सकते हैं। अच्छा, और सर ये जो ईस्ट में हमने जो चालू किया था पायलट प्रोजेक्ट, वहाँ का रिस्पॉन्स कैसा है, और क्या हम वहाँ पे और एक्सपांड करने की सोच रहे हैं? नहीं, अभी ये बहुत अर्ली स्टेज है। अभी ये हम सेकंड क्वार्टर में वर्किंग वहाँ चल रहा है। फर्स्ट क्वार्टर यानी Q3 में इतना 100% नहीं हो रहा था, तो ये क्वार्टर के अंदर हमें लगता है कि इट विल बी अच्छा रहेगा, और डिपेंड्स अपॉन 6-8 महीने के वर्किंग के बाद या 1 साल के बाद जहाँ जो हमारा जो अभी की कैपेसिटी बढ़ाने जा रहे हैं तो उसका यूटिलाइजेशन और मार्केट की कंडीशन के हिसाब से हम नेक्स्ट ईयर में उसके बारे में प्लान कर सकते हैं कि क्या करना चाहिए। और साउथ में चेन्नई में वहाँ का क्या सीन है? वहाँ जो अभी एग्जिस्टिंग यूनिट जो चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेटअप जो है वो एक स्पेस कंस्ट्रेन है, और उसके कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू हमने ये डिसीजन लिया था कि अपनी कंपनी ओन प्रॉपर्टी के में जाएंगे और वहाँ कंस्ट्रक्शन करके नया सेटअप जो अभी का जो है वही शिफ्ट करेंगे, और एडिशनल कुछ रिक्वायरमेंट होगी तो डेवलपमेंट के लिए करेंगे। तो अभी जो स्पेस कंस्ट्रेंट भी है और कॉस्ट का भी है, तो वहाँ थोड़ी बड़ी स्पेस के हिसाब से हम हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग में कुछ नई प्रोडक्ट भी ऐड करें जो हम यहाँ हेड ऑफिस स्पाइसमेक में करते हैं, तो वो प्रोडक्ट रेंज भी बढ़ाएंगे वहाँ मैन्युफैक्चरिंग की, और वो हिसाब से भी उसका एक्सपेंशन करेंगे। सर इस क्वार्टर में कोई ऐसा नया क्लाइंट हमने ऐड किया है, ब्रेक थ्रू और समथिंग न्यू क्लाइंट, एनी नेम? हाँ, जैसे मैंने बताया कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में एक बड़ा क्लाइंट है जिससे हमें करीबन 10 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं, और राजस्थान मेडिकल कॉर्पोरेशन का हमने आज से 10 साल पहले एक बड़ा प्रोजेक्ट किया था, 40 करोड़ का सिंगल ऑर्डर था। उसी में रिपीट ऑर्डर बोल सकते हैं कि एक टेंडर थ्रू हमने 40 करोड़ का ऑर्डर मिला है। वैसे वो रेट कॉन्ट्रैक्ट है, और ओवरऑल रिक्वायरमेंट करीबन 85 से 100 के बीच में उसकी कोल्ड रूम की रहेगी, जो अलग अलग लोकेशन में है। अभी जो फर्स्ट ऑर्डर जो मिला है वो अभी 40 कोल्ड रूम का है। 40 कोल्ड रूम कितने अमाउंट का होगा, एक बॉलपार्क नंबर?
वो 4.5 करोड़ का इसका वैल्यू है। एवरेज 10 से 11 लाख के बीच में रहेगा। अलग अलग लोकेशन है, वो हर एक राजस्थान के हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो उसका गवर्नमेंट का ड्रग वेयर हाउसेस है वहाँ लगाना है। तो मोटा मोटी जो मैं समझ रहा हूँ कि ये साल हम अगर 370-80 पे क्लोज करते हैं तो अगला साल हम 500 तक, हाँ बस लास्ट अंडरस्टूड, लास्ट जस्ट कंक्लूडिंग इट। तो अगला साल हम शायद 500 ना टच कर पाए बट 450 के आसपास कर पाए। दैट कुड बी द नंबर वी टेक इनटू द कंसिडरेशन। जो पिछले यहाँ जो ग्रोथ है और मार्केट फ्यूचर जो हमें दिख रहा है, पोटेंशियल बिजनेस दिख रहा है, वो हिसाब से तो हम 500 तक जाएंगे ऐसा हमारा अनुमान है। बाकी जो हमारे ये 2 प्रोजेक्ट है उसका भी सपोर्ट रहेगा, कंटिन्यूस पॉप पैनल और कॉमर्शियल फ्रीजर्स। तो 500 करोड़ करना मुश्किल तो नहीं लगता, मगर डिपेंड्स अपॉन द टाइम एंड द सिचुएशन। हमारा प्रोजेक्शन है, हाँ सर कंटिन्यू। हमारा तो प्रोजेक्शन है कि नेक्स्ट टाइम 500 क्रॉस करे। अच्छा, जस्ट लास्ट थिंग ओनली सर, ये मार्जिन जो इस क्वार्टर में कम आया है वो वन ऑफ है और हम मान के चले आगे वापस हम 9, 9.5-10% की रेंज में मार्जिन करेंगे, करेक्ट? बिकॉज वो जितना अमोनिया पे जो आपने बोला वो मैं समझ गया। सो मोर और लेस मार्जिन वी विल अगेन बैक टू द ट्रेजेक्टरी ऑफ 9% से 10% की रेंज में, करेक्ट? वैसे वर्टिकल वाइज मार्जिन हमारा कंफर्टेबल लेवल पे है। थोड़ा सा हमने स्ट्रेटेजिक रिक्रूटमेंट की है, पर वो मार्जिन ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से हमारे फाइनेंशियल या प्रॉफिट एकदम डीप हो जाए। तो ये मिक्स की वजह से है। एनुअली हम देखें तो मार्जिन हमारा कंफर्टेबल रहेगा। 9.5 से 10.5 वाली रेंज है, वो हम लॉन्ग रन में भी सस्टेन करेंगे। ओके सर, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग माई क्वेश्चन पेशेंटली। थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Harshit Toshniwal from Premji Invest. Please go ahead. Hello. Yes, Mr. Harshit, you can go with the question. As there is no response from the participants, we will move to the next. The next question is from the line of Faisal Hawa from HG Hawa and Company. Please go ahead. તમને નહીં લાગતું કે આ જે બિઝનેસ આપણો છે ઇટ ઇઝ યુ હેવ ટુ મતલબ બી મચ મોર એમ્બિશિયસ એન્ડ ગો ઇન લાર્જર એક્સપોર્ટ માર્કેટ્સ અને એક્સપોર્ટ માર્કેટ્સમાં આની વધારે ડિમાન્ડ હોય એન્ડ યુ નો મચ મોર એપ્રિસિએશન ઓફ ધી કાઇન્ડ ઓફ વર્ક ધેટ વી આર ડુઈંગ. સો આમાં થોડુંક એમ્બિશન આપણે વધારે એમ નહીં લાગતો તમને? ના, એક્સપોર્ટમાં ઓપોર્ચ્યુનિટી છે અને અમે એ દિશામાં કામ કરી રહ્યા છીએ. નવા અમે પર્ટિક્યુલરલી પ્રાયોરિટી અમે OEM ટાઈપના બિઝનેસને એટલે આપીએ છીએ કે લોકલ સપોર્ટ એ રિક્વાયર્ડ છે. પર્ટિક્યુલર રેફ્રિજરેશન પ્રોડક્ટમાં સર્વિસ અને બેકઅપ સપોર્ટ જોઈએ. એટલે એક્સપોર્ટ માર્કેટમાં ઓપોર્ચ્યુનિટી છે, પર્ટિક્યુલર આફ્રિકન કન્ટ્રીઝમાં દેખાય છે. અને સાથે સાથે US બેઝ પણ ઘણા OEM અમે અત્યારે જે ડેવલપ કરી રહ્યા છે, એનો બિઝનેસ સ્ટાર્ટ થઈ રહ્યો છે. તો જે ગવર્મેન્ટ પ્રોસિજર હોય ત્યાંની જે પોલિસી છે કે જે એના એપ્રુવલ્સ જે જોઈએ ત્યાંની ULK એ અંડર પ્રોસેસ છે. એટલે બિઝનેસ જે ત્યાંના ડોક્યુમેન્ટ પ્રોસેસ પૂરી થશે એટલે બિઝનેસના ચાન્સીસ અમને દેખાય છે એક્સપોર્ટમાં. પણ સાથે સાથે અમે અગાઉ પણ કીધેલું છે કે ડોમેસ્ટિક માર્કેટમાં પણ ઘણી ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. એટલે એક્સપોર્ટમાં કોઈ સ્પેસિફિક માર્જિનના બેનિફિટ ન હોવાને લીધે પણ એમાં ફોકસ કરી એના કરતાં ડોમેસ્ટિક માર્કેટમાં કરીએ તો વધારે છે. પણ એક્સપોર્ટમાં અમે એગ્રેસિવલી જઈ રહ્યા છીએ અને જે અત્યારની માર્કેટ છે અથવા તો જે અમારા બિઝનેસ ડેવલપમેન્ટના એફર્ટ્સ છે એ જોતા એવું લાગે છે કે અમને આગળ જતા એક્સપોર્ટમાં પણ ઘણો બિઝનેસ મળશે. અને બીજી વસ્તુ સાહેબ કે આપણે આજે આપણું બિઝનેસ જે 200 કરોડ આપણે એમ કરીએ છીએ જે એનો એક્સપોર્ટ પોટેન્શિયલ પણ ખરો? હા, એમાં એક્સપોર્ટ થશે પણ એટલું બહુ મોટું વોલ્યુમ ના આવે. એ વોલ્યુમેટ્રિક પ્રોડક્ટ છે એટલે એનું શિપિંગ અને લોજિસ્ટિક કોસ્ટ હોવાના કારણે એ મોંઘો પડી જાય. બહાર જવામાં આપણે કોમ્પીટ ના કરી શકીએ. અને આપણે સાહેબ આ કોલ્ડ સ્ટોરેજ માટે કોઈ પણ મોટા એક્ઝિબિશન્સમાં કે કોઈ સ્ટોલ કે મૂકે છે કે મતલબ એવો કોઈ એફર્ટ્સ પણ છે આપણો? એટલે તમે કન્ટિન્યુઅસ પેનલના રેફરન્સમાં વાત કરો છો કે? હા, આપણે રેફ્રિજરેશન માટે. કન્ટિન્યુઅસ પબ પેનલમાં એકચ્યુઅલી માર્કેટિંગ સ્ટ્રેટેજી કે એનું પ્લાનિંગ ઓલરેડી થઈ ગયું છે. જેના
બેઝ રૂપે એક એક્સપિરિયન્સ સેલ્સ પર્સન્સની અમે એપોઇન્ટમેન્ટ કરી લીધી છે. સાથે સાથે નેક્સ્ટ યરમાં જે આ રિલેટેડ ફિલ્ડનું જે એક્ઝિબિશન 2025માં જે થવાનું છે એનું પણ ઓલરેડી અમે બુકિંગ કરીને પ્લાન કર્યું છે. પણ આ પ્રોડક્ટ એવી છે કે એ સેમ્પલ્સને એ બધા આધારિત થાય, પણ અમારું અત્યારના જે એક્ઝિસ્ટિંગ એક્ઝિબિશન્સ જે થતા હોય છે બીજા સેગમેન્ટના, એમાં અમારું માર્કેટિંગ ઓલરેડી હવે સ્ટાર્ટ કરેલું છે. અમારા પ્રોજેક્ટ વિશેની માહિતી આપીએ છીએ અને હવે જે માર્કેટિંગ અથવા બિઝનેસ ડેવલપમેન્ટનું ફોકસ અમે ઓલરેડી ચાલુ કરી દીધું છે. એટલે એક્ઝિબિશન્સમાં રિલેટેડ એક્ઝિબિશન્સ સ્પેસિફિક કન્ટિન્યુઅસ પબ પેનલના નથી હોતા, પણ વેરહાઉસીસ કે કોલ્ડ રૂમના બીજા અથવા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ટાઈપના જો કોઈ આવશે એક્ઝિબિશન્સ તો એમાં અમે જરૂરથી પાર્ટિસિપેટ કરીશું. અને સાહેબ આપણે જેમાં કન્ટિન્યુઅસ પેનલનો આપણે પ્લાન્ટ સ્ટાર્ટ થઈ જશે તો તમને શું લાગે છે કે આરઓસી અને આરઓઈમાં કેટલો ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થશે એ સ્ટાર્ટ થવા પછી? એકચ્યુઅલી અમે જે નેટ માર્જિન અને ઇબિટા માર્જિન પ્રોજેક્ટ કરીએ છીએ, અમારી એક્ઝિસ્ટિંગ પ્રોડક્ટની અંદર ગ્રોસ માર્જિન વધારે છે, પણ લેબરની કોસ્ટ એબ્સોર્બ કરતા માર્જિન અમારા ઓછા થઈ જાય છે. જ્યારે કન્ટિન્યુઅસ પેનલની અંદર ફુલ્લી ઓટોમેટેડ પ્રોડક્ટ છે એમાં ગ્રોસ માર્જિન ઓછા હોય છે, પણ પાછળ લેબર અને હેન્ડલિંગની એટલી કોસ્ટ નથી હોતી. એટલે મોટા અત્યારે એક્ઝિસ્ટિંગ વર્ટિકલમાં જે માર્જિન છે એને સપોર્ટ કરશે. માર્જિન આપણું આરઓસી જે આપણું 28-29% જે મેન્ટેન થશે. હા, લોંગ રન અમે આરઓસી 25% પ્લસનું અમે પ્રોજેક્શન રાખેલું છે, પણ માર્જિન ઘણી વખત કેવું હોય છે કે અમારા વર્ટિકલ વાઇઝ સેલ્સ ઉપર બી ઇમ્પેક્ટ કરતા હોય છે. તો અમે સ્ટ્રોંગલી ઇબિટા માર્જિનની રેન્જને જાળવવાનો પ્રયત્ન કરીશું, એટલે આરઓસી ઓટોમેટિકલી એને મેન્ટેન થઈ જશે. Thank you, sir. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Vikas Gupta from Wealth Guardian. Please go ahead. Thanks for the opportunity, sir. Just मुझे revenue breakup चाहिए था vertical wise for the quarter Q3. Okay. कोल्जन का हमारा Q3 में जो कंट्रीब्यूशन है वो अराउंड 46% है. इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन का 4% है. कमर्शियल का 17 है, 17. रेफ्रिजरेटेड वैन का 6% है और एमोनिया और अदर टर्न की प्रोजेक्ट का 28% है. सिमिलरली लास्ट ईयर क्या था ये? लास्ट ईयर जस्ट 1 मिनट. लास्ट ईयर में हमारा कोल्जन का कंट्रीब्यूशन था 47%, इंडस्ट्रियल का 5%, कमर्शियल का 28%, वैन और अमोनिया दोनों का 10% था. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you. Is there no further question? The next question is from the line of Tej Patel from Niveshaay. Please go ahead. हेलो सर, एक लास्ट क्वेश्चन है सर. वो मार्जिन्स के बारे में हम जो बात कर रहे थे पफ पैनल्स पे, आप एक मोटा मोटे एक नंबर दे सकते हो कितने अराउंड मार्जिन्स हमारे बैठे गए एबिटा लेवल पे? और सर मतलब आपके हिसाब से अप्रोक्स इंडस्ट्री साइज कितना होगा ये पफ पैनल्स का? और अगर हम फुल कैपेसिटी पे अगर ऑपरेट करें तो हमारा सालाना हम कितना रेवेन्यू इससे आ सकता है सर? वो एक अगर आप नंबर दे सकते हो. तकरीबन 7,000 करोड़ के आसपास की इंडस्ट्री की साइज है और हम फुल ऑप्टिमम कैपेसिटी सिंगल शिफ्ट में देखें तो 200 करोड़ है. डबल शिफ्ट में देखें तो हो सकता है 350 या 300 करोड़ प्लस रहेगा. और मार्जिन की मोटा इबिटा लेवल पे हम बात करें तो 8.5 या 9.5% के आसपास का उसका इबिटा रहेगा.